नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुझे दूसरे चैप्टर में मैं बनाऊं, और उसी रिक्वेस्ट का आदर करते हुए आज मैं दूसरा चैप्टर बनाने जा रहा हूं। सीबीएसई क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट बता दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर अच्छी ना लगे तो ज़रूर डिसलाइक करें। और अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आप नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में एक बेल है, उस बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँच जाए और आप इसका लाभ उठा पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत। और हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई भी सलाह हो आपकी, तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आप उस बात को लिख दें, वो हमारे तक पहुँच जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं दो ध्रुवीयता के अंत की, तो इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के किस हिस्से में क्या हुआ, और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। दोस्तों, जब दो ध्रुवीयता की बात आती है तो अमेरिका और सोवियत संघ, पूरा विश्व इन दो गुटों में बटा हुआ था। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है, क्योंकि हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि एक ध्रुव यानी सोवियत संघ का अंत हो गया। तो अंत कैसे हुआ उसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल का विपक्ष के लिए जगह नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी थी वहाँ पर। और समाजवादी सोवियत रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई थी। यानी सोवियत पार्टी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत संघ की, उसका उदय कब हुआ था? 1917 की रूसी क्रांति के बाद। ठीक है, समाजवादी क्रांति कहें या फिर रूसी क्रांति कहें। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, और इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था थी। सोवियत प्रणाली में न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी तथा उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण भी था। दोस्तों, सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसका मतलब ये होता है कि सारी अर्थव्यवस्था से संबंधित क्रियाकलाप सरकार के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक की क्रिया सब सरकार देखती थी। इसके साथ ही खेती में क्या उगाना है, किस खेत में क्या उगाना है, आलू, मटर, प्याज, जो भी, इसका निर्णय भी सरकार करती थी। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। इसे हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और दूसरी तरफ था अमेरिका, जहाँ पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलता था। वहाँ पे समाजवाद को कम बढ़ावा मिला, वहाँ पर निजी क्षेत्र अधिक प्रभावी था। तात्पर्य ये है कि वहाँ पर आप अपना कोई भी बिजनेस करिए, पैसा लगाइए और पैसा कमाइए। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवाद कहते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में सिर्फ आप गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए, सरकार को टैक्स दीजिए, कर भरिए, और आप कानून के अनुसार अपना बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में हर एक वस्तु बनाने से लेकर उसके उपयोग और बेचने तक की सारी क्रियाओं को समाजवाद यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था नियंत्रित करती थी। तो यही प्रणाली थी सोवियत संघ में। तो आइए अब आगे चलते हैं इसमें कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे उसके। तो सोवियत संघ नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। सोवियत प्रणाली पर शाही नौकरों का शिकंजा कसने लगा, यानी जो अफसर थे, जो अधिकारी थे, वो लोग ज़्यादा प्रभावी हो गए, और आम जनता से उनका जो संपर्क है वो कम होने लग गया। सोवियत संघ संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करते थे। यानी जो भी अर्थव्यवस्था थी इसकी सोवियत संघ की, उसका इस्तेमाल वो अधिक से अधिक हथियार बनाने में करते थे। अर्थव्यवस्था का बहुत सा हिस्सा अमेरिका के साथ रेस लगाने यानी होड़ के चक्कर में, हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने के चक्कर में इस्तेमाल हो जाता था, जिससे कि आर्थिक गतिविधि जो है वो कम थी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे था। जैसे कि मैंने बताया,
हथियारों की होड़ में वो बाकी क्षेत्रों में पीछे रह गया। और यही मेन कारण था कि जब सोवियत संघ के लोग अमेरिका के लोगों से अपने आप को कंपेयर करते थे, अपनी तुलना करते थे उनके साथ, तो उन्हें ये लगता था कि वो ठगे से गए हैं, यानी कि उनकी अपेक्षा में वो बहुत कम है, बहुत पीछे हैं। तो ये एक असंतोष का कारण भी था सोवियत संघ की जनता का। इसके साथ ही जब सोवियत संघ टूटा तो उसके क्या क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि जो पहली वीडियो थी इस बुक की, यानी शीत युद्ध का दौर, उसमें मैंने आपको समझाया है कि शीत युद्ध क्या है। आप उस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सोवियत खेमे का अंत हो गया और जो सोवियत संघ के 15 सदस्य थे, यानी 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ बना था, वो 15 देश आज़ाद हो गए, जिसमें रूस, रसिया सबसे बड़ा था। और सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के पास जो वीटो का अधिकार था अस्थायी सदस्यता का, वो चला गया रूस के पास। इसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ और वो पूरे विश्व में सिर्फ एक शक्ति रह गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ, यानी कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही शक्ति बची थी और वो थी अमेरिका की शक्ति और उसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद। इसके बाद बात करते हैं शॉक थेरेपी क्या थी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, या फिर यूँ कहें कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ ढालने की कोशिश की और इस रूप में उसने बहुत ही तेजी से, यानी कहने का मतलब है कि अचानक से सभी वस्तुओं को, यानी कि सभी जो सुई से लेकर हवाई जहाज, खेती, हर एक चीज़, ज़मीन, हर एक चीज़ जो सरकार के अधीन थी, उनको सभी लोगों में बांट दिया, जिससे कि बहुत बड़े स्तर पे बिकवाली हुई, यानी कि लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची और इसके साथ ही सरकार ने जो बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, कारखाने थे, सब जो है औने पौने भाव पे बेच दिए, जिसकी वजह से वहाँ पर बेरोजगारी हो गई। वहाँ पर जो है पैसे की, इतनी ज़्यादा पैसे की जो कदर, यूँ कह सकते हैं आप कि पैसा इतना ज़्यादा हो गया कि किसी को भी पैसे की ज़रूरत नहीं थी। अब थी उन्हें अनाज की ज़रूरत, खाने पीने की ज़रूरत और इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आइए इसके शब्दों में समझ लेते हैं जो मैंने लिखा है। समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के मॉडल को अपनाने को शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, यानी समाजवाद से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सोवियत संघ की जो सरकार थी, यानी कि जो वहाँ की सरकार थी, उसने क्या किया कि सभी चीज़ों को निजी हाथों में बेच दिया, जिससे क्या हुआ, बहुत ही कम रेट में बहुत सारी, लगभग 90% चीज़ें उसकी बिक गई और इससे बहुत ही बड़े स्तर पर घाटा हुआ सरकार को, और इसमें तो कई बैंक दिवालिया भी हो गए थे। अब शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं थी वो हम आपको बता दें। राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया गया, यानी जो भी देश में सरकार के अधीन था वो सब अब निजी हाथों में चला गया। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म बना दिए गए, यानी हर एक व्यक्ति को उसके अनुसार जमीनें बांट दी गई। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, यानी कि अब इन्होंने मुक्त व्यापार व्यवस्था अपनाई। मुक्त व्यापार का मतलब होता है दो देशों के बीच बिना किसी कर के, यानी टैक्स के व्यापार होना। मुद्रा की आपसी परिवर्तनीयता, यानी कि मुद्रा आपस में परिवर्तन करने की भी इन्होंने व्यवस्था कर दी। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, और जो पश्चिमी देश थे उनके साथ भी इनकी अर्थव्यवस्था जुड़ गई। और मिल्कियत का प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व। तो मिल्कियत का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो भी कल कारखाने थे राज्य के अधीन, वो सब निजी हाथों में बेच दिए गए। शॉक थेरेपी के अब क्या परिणाम निकले। शॉक थेरेपी के लागू होने के बाद रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट कर दी गई। तो ये तो थे शॉक थेरेपी के परिणाम। इसके साथ ही कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन
लागू हो गया। ठीक है, मतलब सत्तावादी राष्ट्रपति शासन होता था। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों तथा कंपनियों को कम दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं पीछे अभी डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि लगभग जितने भी कल कारखाने थे, जितने भी बड़े बड़े उत्पादन इकाइयाँ थी, सारी जो है लगभग 90% तक सिर्फ सुरक्षा को छोड़कर और जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उनको छोड़कर 90% चीज़ें, 90% कल कारखाने सब जो है बेच दिए गए निजी हाथों में। तो इसलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं। अब संघर्ष और तनाव के क्षेत्र, यानी कि जब शीत युद्ध चला और सोवियत संघ जब वहाँ पे था, सोवियत संघ अपने अस्तित्व में था, तो कहाँ कहाँ पे संघर्ष हुआ, कहाँ पे तनाव बना रहा, वो हम अब चर्चा कर लेते हैं। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष के आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दगिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले तथा चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बंट गया। इसके साथ ही भारत रूसी हथियारों का खरीदारी करता था, जिससे इन दोनों देशों के रिश्ते और भी गहरे होते जा रहे थे। यहाँ पर हम अब जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि भारत के रिश्ते रूस यानी रसिया के साथ कैसे थे, सोवियत संघ के साथ कैसे थे। भारत की परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूस ने मदद की। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की भी कोशिशें हुईं। भारत और सोवियत संघ के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे, जो कि भारत के राष्ट्रपति के हित के लिए काफ़ी लाभदायक हुए। इसके साथ ही अब हम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण तर्क पढ़ेंगे। तर्क का मतलब है, ये स्क्रीन पे आएगा तो आपको समझ में आएगा, जैसे सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र, कि किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसको बारी बारी से ठीक है समझ लेते हैं। सबसे पहले मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, जो कि सोवियत संघ के उस समय के राष्ट्रपति थे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। जब विघटन हुआ तभी राष्ट्रपति थे। तो 1988 लुधियाना में आज़ादी के लिए आंदोलनों की शुरुआत हुई। अक्टूबर 1979 में सोवियत संघ की घोषणा, वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी सोवियत संघ ने यह घोषणा की कि वार्सा समझौते के अनुसार जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं वो अपना भविष्य खुद तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। और फरवरी 1990 में सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हो गया। जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की तथा येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने। दिसंबर 1991 में रूस ने सोवियत संघ के निर्माण से संबंध समाप्त कर लिए और एक नया स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। यानी रूस ने सोवियत संघ से अपने सारे रिश्ते समाप्त कर लिए थे। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव का इस्तीफा हुआ और सोवियत संघ की समाप्ति हुई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो उस समय राष्ट्रपति थे जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको रोचक चीज़ें बता दूं कि जो सोवियत संघ से जुड़ा हुआ है कि उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की बहुत धूम रहा करती है और आज भी वो धूम जो है बरकरार है। ऐसे ही आपको वहाँ पर रोड पर चलते फिरते जो है हिंदी गाने और फिल्मों के डायलॉग सुनने को मिल जाएंगे। साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के उज्बेकी लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तान वासी अनेक भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती हैं। भारत और सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध गहरे थे। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। वही यहाँ पर क्या है कि देखिए, जिस समय भारत गरीबी, भुखमरी और प्रौद्योगिकी, उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी के आयात के लिए जूझ रहा था, उसी समय सोवियत संघ ने भारत की बहुत मदद की। उसने भारत की मदद आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से बहुत बड़े स्तर पे की, जिससे भारत को बहुत लाभ हुआ। समझ लेते हैं कि आर्थिक रूप से उसने कैसे मदद की। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया।
क्या होता है दोस्तों कि विदेशी व्यापार करने के लिए हमारे पास डॉलर होना चाहिए। अगर हमारे पास डॉलर नहीं है तो हम अपने रुपए को देकर डॉलर खरीदते हैं। जैसे अब मैं आपको समझा दूं कि आज डॉलर की कीमत है मान लीजिए 67 रुपये। तो अब अगर मुझे डॉलर खर्च करने हैं, कोई सामान खरीदना है $10 का, तो मैं 670 रुपये देकर $10 खरीदूंगा पहले, और फिर उस $10 से मैं सामान खरीदूंगा, क्योंकि विदेशी व्यापार जो होता है वो डॉलर में होता है। तो ऐसे समय में जब हमारे पास विदेशी भंडार नहीं था, वैसे समय में रुपए के रूप में रूस ने ये हमारे साथ व्यापार किया और हमें बहुत सारी चीज़ें दी। और राजनीतिक रूप से तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन दिया, और भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति में महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। और सांस्कृतिक रूप से तो आप जानते ही होंगे कि रूस में राज कपूर साहब बहुत फेमस हैं। वहाँ की एक हीरोइन थी, उनके साथ उन्होंने फिल्म बनाई थी एक जोकर, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही और रूस के हर घर में वो देखी गई। तो संस्कृति रूप से हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की थी, और इस तरह से एक लगाव रहा काफ़ी रूस का और भारत का, और भारत के बुरे वक्त में रूस ने काफ़ी मदद की है। ऐसा ही एक उदाहरण 1971 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश पर यानी पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके उसे आज़ाद कराया था, उस समय भी अमेरिकी दबाव को रोकने में रूस ने हमारी बहुत मदद की थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई सलाह देनी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप अपनी बात को लिख दें, वो बात हम तक पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।